Hello, everyone, and welcome to the class. So, let's start. I hope you all are good and doing well. So, what we are going to read in today's class, हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे mechanical properties of fluid that we have been continuing since last 3 days. Done. So, आज के क्लास में basically we will read fluid in race, sorry, fluid in motion. Done. जिसकी स्टार्टिंग हमने कल करी थी और हमने बस थोड़ा सा पढ़ा था कि फ्लो का कैटेगरीज क्या होगा, कितने टाइप्स ऑफ फ्लो होंगे। दो था, एक था तुम्हारा स्ट्रीमलाइन और दूसरा था टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मींस डिसिप्लिन फ्लो ऑफ वाटर in certain particular shape form. It will follow a pattern, but in turbulent flow what was there, उस केस में क्या हो रहा था, लिक्विड आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे और उनका कोई फ्लो का एक पैटर्न नहीं था। ठीक है, सो फॉर रिवीजन थिंग आई हैव इंक्लूडेड जस्ट वन क्वेश्चन हियर। एट हाई स्पीड व्हिच फ्लो विल डोमिनेट? आई मीन व्हिच फ्लो मींस स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो? आंसर क्या होगा? कैन यू ऑल हियर मी? You can text me and let me know. Am I audible and my screen is visible completely? Yes, anyone let me know. At high speed, which flow will dominate? Only audio is there. अच्छा ठीक है, हो सकता है नेटवर्क वीक हो इसलिए ऑडियो सिर्फ आ रहा है। मैं अभी वीडियो ऑफ ही कर देती हूँ, ठीक है, सो दैट कनेक्शन अच्छा हो। I don't know, suddenly some issues happened with the network, but मेरी वॉइस आ रही है ना सही से? जो मैं बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है और जो स्क्रीन पे लिखा है वो दिखाई दे रहा है? ये दोनों चीज ठीक है? Everyone confirm please. Yes. Can I know? Yes, anyone? Okay, ठीक है, चलो। So इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? At high speed, which flow will dominate? What will be the answer? Come on, everyone, let me know. So basically, फ्लो कितने तरह का मैंने डिफाइन किया था? स्ट्रीमलाइन फ्लो था और दूसरा क्या था तुम्हारा? दूसरा था तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो। डन। अब देखो, टर्बुलेंट फ्लो जो है उस केस में लिक्विड्स का इंटरमिक्सिंग हो रहा था और वो एक पैटर्न में फ्लो नहीं कर रहा था। तो जब लिक्विड की हाई स्पीड होगी ना, तो अगर इसकी हाई स्पीड है लिक्विड की, तब चांस ये कम है कि वो डिसिप्लिन वे में जाएगा। हाई स्पीड है, देर इज मोर चांस कि वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे। जैसे कोई भी पर्सन का अगर एनर्जी हाई होता है, या फिर कोई कार ले लो, अगर वो बहुत हाई स्पीड से, मोर देन नॉर्मल अगर वो स्पीड से चला गया तो वो इधर उधर जा सकता है। डन। सो सेम थिंग कि अगर फ्लो हाई है देन टर्बुलेंट फ्लो का चांस ज्यादा है। सो एट हाई स्पीड विच फ्लो विल डोमिनेट? एट हाई स्पीड टर्बुलेंट फ्लो विल डोमिनेट। ओके, चलो ये क्वेश्चन है एंड यू पीपल विल डू इट। लेट मी नो द आंसर एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे ओनली टेस्ट थिंग इज कि तुम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन इज टू सिंपल। चलो करके बताओ। टेक सम 1.5 minute and let me know what you are getting.
Yes, I hope you people are doing it. So अब डायग्राम कुछ ऐसे बना लेना, सी ले लो, सी ऐसे तो सी बहुत बड़ा होता है, बट ठीक है, फिर ये सी लेवल ले लो, सरफेस, और एक बार वो कितने डेप्थ पे है, यहाँ से वो D1 डेप्थ पे है, तब प्रेशर गिवन है, और दूसरी बार वो कितने डेप्थ पे है, D2 डेप्थ पे है, तब भी प्रेशर गिवन है। हमें बताना है D2 माइनस D1 का वैल्यू, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. So let me know what answers you are getting. Okay. Anyone who got the answer? Okay. Anyone with answer? किसी का नहीं आया? आना चाहिए था. देखो यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे, लाइक कैसे सॉल्व करोगे, दिया हुआ है ना, सबमरीन एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑफ 5.05 into 10 to the power 6 पास्कल एट अ डेप्थ D1 इन सी. तो इस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू गिवन है आदित्य. ओके, दैट्स thank you so much for solving, but some calculation mistake you may have done, I feel like. ठीक है, so recheck कर सकते हो. But thank you for giving the response. सारे लोग बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा. 5 point मतलब बोल नहीं रहा, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तुम लोग. इतना पास्कल प्रेशर है D1 डेप्थ पे, और D2 डेप्थ पे तुम्हारा प्रेशर कितना है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, 10 to the power 6 पास्कल. एंड प्रेशर एट, इसको ए पॉइंट बुला लो, इस पॉइंट को बी बुला लो. सो प्रेशर एट ए क्या होगा, प्रेशर ऑन द surface, pressure acting on the surface plus pressure due to depth D1. so surface पे atmospheric pressure के बराबर होगा, है ना. और ठीक है, सो पी ए को क्या लिखोगे, पी ए को लिखोगे PATM प्लस रो जी वोट एच. और यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कोई बात नहीं की है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है, और यहाँ पे उसका कोई जिक्र है नहीं, कोई भी मेंशन नहीं किया गया. सो वी कैन जस्ट निग्लेक्ट दिस, वी कैन टेक इट एज अ रेफरेंस लाइन, एंड देन वी कैन से प्रेशर एट ए इज इक्वल टू हाउ मच, रो जी डी. ठीक है, D1, and pressure at B will be equal to how much, rho G D2. ऐसे लिख सकते हैं ना. सो दिस इज दिस. नाउ हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू गिवन है, ये कितना है तुम्हारा 5.05 into 10 to the power 6 पास्कल, और ये कितना है तुम्हारा 8.08 into 10 to the power 6 पास्कल. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा देख लो कि सारे यूनिट्स सेम थिंग में है या नहीं. कहने का मतलब सारे एसआई में है कि नहीं, सारे सीजीएस में है, तो अगर सीजीएस में निकाल रहे हो तो सारे सीजीएस में है कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे अगर प्रेशर को देखो तो पास्कल में है, एसआई यूनिट है. डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, एसआई यूनिट है. ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई में. नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड. सो यहाँ पे वैसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं. सो डू वन थिंग, इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर दो, सिंपल. सो अगर इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करोगे, D1 by D2 कितना आएगा तुम्हारा,
ये आ जाएगा 5.05 by 8.08 into nothing, right? 10 to the power 6 will get cancelled. हमें क्या निकालना है, हमें d2 minus d1 निकालना है। तो एक काम करो, d2 by d1 ले लो यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा 8.08 by 5.05। अब आप एक काम करो, यहाँ पे भी -1 कर दो और इधर भी -1 कर, मीन्स RHS LHS दोनों तरफ -1 कर लो। सो क्या मिलेगा, d2 minus d1 by d1 will be equal to how much? This will become 3.08 by 5.05। अब हमें क्या निकालना चाहिए, d1। अगर d1 हमें पता है, वी कैन कैलकुलेट d2 minus d1, और d1 वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, d1। तो अब आप एक काम करो, रो का वैल्यू पुट कर दो, 10 to the power 3, g का वैल्यू 10, d1 इक्वल टू 5.05 इंटू 10 to the power 6। सो d1 का वैल्यू क्या होगा, 5.05 इंटू 10 to the power 2, यही है ना, डन। सो अब आप एक काम करो, d1 का वैल्यू को पुट कर दो, d2 minus d1। सो यहाँ पे करना कुछ नहीं था, कैलकुलेशन ही है एक चीज यहाँ पे जो कि हमें पेशेंस के साथ करना था। सो इनटू d1 अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, ओके, हैव आई डन सम मिस्टेक, रो g d1, g is रो is how much, 10 to the power 3। so okay, दिस इज d2 minus d1, दिस इज 3 ना, मैं इसको 3 नहीं लिख रही हूँ, 3 है, मैंने 8 लिखा इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी। नाउ दिस इज d1 इज हाउ मच, 5.05। सो यहाँ पे आप लिखो 5.05 इंटू 10 to the power 2। अब अगर देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 3.08 इंटू 10 to the power 2, दैट इज 308 मीटर, एंड दिस इज क्लोज टू विच थिंग, दिस इज क्लोज टू 300 मीटर। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पूछा था, सो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दिस इज 308 मीटर, डन। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चंस प्लीज किया करो, यू विल हैव अ फ्री हैंड एट कैलकुलेशन, एट कॉन्सेप्ट्स, एट एवरीथिंग। क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर कॉन्फिडेंस टॉपिक्स में बढ़ाना है ना, तो डेफिनेशन और फॉर्मूला याद करके नहीं बढ़ता, क्वेश्चन करके बढ़ता है, ठीक है। सो एवरीवन प्लीज कीप डूइंग क्वेश्चंस। नाउ आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलिस प्रिंसिपल। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा इजी ही होता है। अब देखो जी मेंस का या नीट में भी मैं अगर देखूं तो बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर एग्जाम में तुम लोग छोड़ कर आ रहे हो ना, इसका मतलब तुम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, डन। सो वो तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, डन। अब आप देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलिस प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम है बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पे एक टैप है, टैप से पानी आ रहा है, पानी इसके थ्रू इधर जाएगा और पानी ऐसे निकला, ठीक है। और यहाँ से पानी निकला, कितने डिस्टेंस तक पानी जा पा रहा है, S1 डिस्टेंस तक जा रहा है, ठीक। ये बस एक एक्टिविटी है, ध्यान से देखना। अब दूसरी एक्टिविटी में क्या किया गया, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो टैप का जो ओपनिंग है एंड में, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी A ले लो। सेकंड केस में अगर इसका क्रॉस सेक्शन की बात करो तो ये काफी टेपर्ड है, लाइक नैरोड है ना। सो फर्स्ट का क्रॉस सेक्शन, यहाँ से पानी फाइनली एयर में बाहर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस एंड को क्या किया गया और थिन बनाया गया है, और यहाँ से पानी को बाहर आना है। जैसे तुम ऐसे भी देखो, अगर घर में तुम लोगों ने बागवानी की होगी या फिर कहीं भी अगर पानी डाला है ये पाइप से, तो पाइप का जो ओपनिंग होता है ना, अगर वहां पे फिंगर रखकर अगर पानी को ऐसे ऐसे करते हो तो पानी काफी फोर्स से दूर तक जाता है ना, देखा होगा तुम लोगों ने। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, देखो कंप्रेस कर दिया हमने इसको, अगर कंप्रेस किया पानी दूर तक जाएगा, S2 डिस्टेंस तक गया, दूर तक गया। अब क्या डिफरेंस हुआ, क्यों जा रहा है दूर तक, क्वेश्चन ये है। अब देखो मैथमेटिक्स में जाने से पहले हम लोग अगर सिंपल कॉमन सेंस लगाएं तो कॉमन सेंस हमारा ये कह रहा है कि इस केस में पानी यहाँ तक गया तो पानी का वेलोसिटी कम रहा होगा, और इस केस में पानी दूर तक जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 होने से पहले लाइक उसकी वेलोसिटी काफी अच्छी रही होगी, है ना। सो ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे, जैसे प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अगर प्रोजेक्टाइल को तुम ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा,
कम स्पीड से फेंकोगे, कम दूरी पे जाकर वो क्या होगा, गिर जाएगा। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। सो वेलोसिटी फैक्टर इन फर्स्ट केस, जब क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, तब यहां से जो निकला वाटर, उसकी वेलोसिटी v1 सपोज, एंड यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लो, स्मॉल ए, और यहाँ से जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है, तो हम कह सकते हैं कि v2 इज ग्रेटर देन v1। कह सकते हैं ना, ये तुम्हारा एक्टिविटी देखकर कह सकते हैं। अब इसी को कंटिन्यूटी लॉ के अंदर, एंड दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर इसको पुट किया गया, और लोगों ने ये कहा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो ये स्टेट करता है कि रेट एट विच मास एंटर्स सिस्टम, ठीक है, इज इक्वल टू द रेट एट विच मास लीव्स सिस्टम। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम प्रीवियस एक्टिविटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। डन। सो इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास सपोज कर लो एक पाइप है, ठीक है, जिसका एरिया टाइम डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है धीरे धीरे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। सो इसके स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे तुमने इसको वाटर दिया, ठीक है, तुमने इसको पानी दिया, कितना पानी दिया, टी टाइम में, सपोज कर लो टी टाइम में तुमने डीएम अमाउंट ऑफ वाटर दिया, तो वो डीएम अमाउंट ऑफ वाटर टी टाइम में इतने स्पेस को फिल किया, ठीक है। सो टी टाइम में डीएम अमाउंट ऑफ वाटर तुमने दिया है, वाटर का डेंसिटी रो ले लो, ठीक है, और ये वाली, और यहाँ पे सपोज करो जब पानी एंटर किया है तो उसकी वेलोसिटी या फिर इस लेंथ को ही L1 मान लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला पानी एंटर किया, टी टाइम में कितना मास ऑफ पानी एंटर किया, डीएम मास ऑफ पानी एंटर किया, और वो डीएम मास ऑफ पानी यहाँ तक के कितने लेंथ को कवर किया, L1 लेंथ को, और उतने ही टी टाइम में यहाँ से कुछ पानी बाहर आ रहा होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है कि जितनी टाइम में अगर डीएम मास ऑफ पानी एंटर किया है तो डीएम मास ऑफ वाटर बाहर भी आएगा, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे अगर सेम डीएम मास ऑफ वाटर को यहाँ पे रखना है तो ये ज्यादा लेंथ में रहेगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो ये ज्यादा लेंथ ऐसे लेगा, ठीक है, इसको L2 ले लो। डन। अब दोनों तरफ यहाँ जितना मास एंटर किया टी टाइम में, यानी कि डीएम बाई टी शुड बी इक्वल टू दिस डीएम, यहाँ भी ये डीएम है, डीएम बाई टी, मैंने दोनों तरफ सेम चीज लिख दी है, ठीक है। बट देखो यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी जब हम डीएम का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब आप डीएम का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे मास को क्या लिखोगे, मास क्या होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। छोटा मास क्या होगा, रो इनटू स्मॉल वॉल्यूम, ये स्मॉल वॉल्यूम है, ठीक है। इस यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया है तुम्हारे लिए, यहाँ पे लिया मैंने ए लिया है, और इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ L1 है, तो वॉल्यूम कितना होगा AL1, एंड डेंसिटी रो है, तो मास कितना हो जाएगा, AL1 इज द स्मॉल वॉल्यूम, डेंसिटी इज रो, सो दिस डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ मैंने L2 लिया है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टी, ठीक है, एंड रो मैंने दोनों जगह सेम लिया, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरा जो लिक्विड है वो कॉम्प्रेसिबल नहीं है, उस लिक्विड का डेंसिटी हर जगह सेम रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है इस इक्वेशन का कि देखो ये ट्रूथ तो सबके लिए ट्रू है, डेंसिटी सेम हो या ना हो, लेकिन अभी जो मैं रिलेशन निकाल रही हूँ उस रिलेशन में मैंने मान लिया कि डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी कि मैंने मान लिया कि जो मेरा लिक्विड है वो इनकॉम्प्रेसिबल है, ठीक है। चलो डन है। अब आप इन दोनों को कट कर दो, अब क्या दिख रहा है, L1 बाई टी, L1 क्या था, अब यहाँ पे एक रिलेशन देख लो, L2 इज ग्रेटर देन L1, है ना, ये तो सबको दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो, AV1 L1 बाई टी क्या होगा, लेंथ covered by water in how much time, t time, so that is velocity, AV1 equal to AV2 मिला। एंड यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, L2 is greater than L1, तो L2 by T will be greater than L1 by T, that is V2 is greater than V1,
तो अभी अभी जो हमने कॉमन सेंस से जो बात की थी वो इक्वेशन से भी, मतलब देखो फिजिक्स में जो भी लॉ है वो कॉमन सेंस से ही आता है, लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसको स्टडी किया, फिर उसको थ्योरी में रख दिया, तो वही यहाँ भी हुआ। डन। कहने का मतलब कि अगर वाटर किसी भी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम के लेंथ के क्रॉस Okay, sorry for the inconvenience. Again, I got the same problem. I don't know. Today network is a bit down here. Anyway, forgive me for that. Sorry. अच्छा, एक चीज बताओ, सबको सुनाई दिया? मैं कहाँ तक डिस्कस की थी, समझ में आया नहीं। कब तक तुम लोगों को सुनाई दे रहा था? क्योंकि मैं तो अपनी फ्रिक्वेंसी से जा रही थी, मुझे लगा तुम लोग सुन रहे हो। तुम लोग बीच में बताते तो भी नहीं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं बताते तुम लोग। ये किसको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ, किसी ने मैसेज किया था। हाँ बोलो, क्या है? यहाँ मैम मैम के बाद क्या, कुछ भी बोलो। इज इट क्लियर? कुछ नहीं। ओके। हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर? अगर कुछ भी बात नहीं है ना तो ऐसे मैसेज मत किया करो, ठीक है? आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन एनीबडी, आई एम हियर टू टीच यू पीपल, एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग टॉट देन ओनली टेक्स्ट मी। क्या है ये? जितने प्यार से बातें करती हूँ उतने बेकार ढंग से तुम लोग पेश आते हो। I won't entertain this. I'm really sorry for this. But I'm not here for this purpose. Take it straight into your head, please. Others, please. Let me know. ये clear हो गया क्या? या इसमें कुछ doubt है? Equation of continuity is over. Like you understood it, or network नहीं था या कुछ ऐसा, कुछ समझ नहीं पाए? Anything? Let me know. काम की बातों पे तुम लोग मैसेज करते नहीं हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। So liquid is an incompressible fluid. If we assume this, generally it is incompressible, but somewhere it may be compressible. Okay, but we are assuming here liquid is incompressible, and in that case, equation of continuity will be A1 V1 equal to A2 V2. It means if there is a pipe of water, and if water is flowing across it, then we can relate velocity of water to the cross sectional area of pipe through which it is passing. ठीक है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। सो अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करो तो ये किस चीज से रिलेटेड है? मास कंजर्वेशन से। जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास तुम्हारा लीव करेगा। डन। सो कभी कभी ये भी पूछता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? सो इट टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलो। सो नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। ओके,
And this is your question here. Everyone will do it and you will let me know the answer. आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो. 1.5 minutes I'm giving you to solve it. चलो, I have switched off camera just because की network weak है ना, that is why. Question is very easy. You just need to do conservation of mass. That is, you just need to apply equation of continuity. है ना? So, अगर concept समझ गए हो तो question बहुत easily हो जाएगा. Let me know what you're getting. मैंने अभी अभी डेरिवेशन किया था ना, अभी अभी नहीं, उससे भी पहले जो किया था dm by dt जो किया था, उसमें क्या आया था अगर तुम लोग याद करो तो आया था रो a v1, यही आया था ना इसका वैल्यू. इसका मतलब क्या है? लाइक whatever mass of water is entering here, जितना पानी का मास पर यूनिट टाइम यहाँ पे एंटर किया, वो पानी दो रास्ते में डिवाइड हो रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है. लेकिन यहाँ से जो निकलेगा वाटर का अमाउंट और जो यहाँ से निकलेगा पर यूनिट टाइम, वो किसके बराबर होगा? जो यहाँ एंटर कर रहा है उसके बराबर होगा, है ना? सो अप्लाई दिस लॉजिक एंड लेट मी नो द आंसर. या प्लीज डू इट. Nobody got the answer. Okay, ठीक है. Okay, so A1, B1, whatever mass is entering here will be equal to mass coming out from here and mass coming out from here. So rho A1 V1 will be equal to rho A2 V2 plus rho A3 V3, है ना? और सिंस रो कांस्टेंट है हर जगह, रो को लिखने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे देखो कैसे जरूरत नहीं है. रो A1 V1 will be equal to रो A2 V2 प्लस रो A3 V3, है ना? रो तुम्हारा क्या होगा? यस यस. व्हाट्स द इशू? व्हाट्स द प्रॉब्लम? माय डियर, I just gave you one leeway, you know. Yesterday, what you people did, I just forgave. I've forgiven you, you know, but that is still in my head. And yesterday I thought like, no, not to complain because
I felt like कि you being a student, I don't want to punish you क्योंकि I know नवोदय system, ठीक है? नवोदय system में अगर एक बार कोई भी किसी के खिलाफ भी complaint चला जाता है ना, I know what happens there. Don't teach me Navodaya culture and discipline. I know that is the very disciplined place. And this time I'm not going to forgive you people. You people are raising hand, not asking anything. You people are texting ma'am and you're saying kuch nahi. This won't work, my dear. This won't. And today I'm going to put the complaint. और ये मैं तुम्हें कह के कह रही हूँ, ठीक है? तो बता रही हूँ, ठीक है? अब पता रखना, डोंट टेक मी लाइटली. अगर मैंने कुछ माफ किया ना, उसका कुछ मतलब था. You people don't deserve anything. And I'm going to complain today. Don't worry. क्या मतलब था ये इतने सारे हैंड रेज का? And you're not giving any justification also. What is this? A1 B1 अब आप लिखो. Yes, I'm here to listen to you. You have raised your hand. Can you let me know in chat section what's your problem? Okay. Just give me 1 second, everyone. Okay, first I should continue here. Okay, anyway, A1 V1 equal to A2 V2 plus A3 V3, ठीक है? And this is equal to 10 into 5 should be equal to how much? 12 into 3 plus how much? 5 into V3. V3 तो हमें निकालना है ना. अब आप यहाँ पे देखो ये 50 है and this is your 36 and this is 5 V3. Done. And how much answer you will get here? 50 minus 36, that is this, and this is 14 equal to 5 V3. So V3 equal to how much? 14 by 5, that is equal to 2.8 centimeter per second. So this is going to be your answer. Okay. I hope everyone is clear. Now, yes, this is another question of G 2023 from equation of continuity. So everyone do it and let me know what answers you're getting. Okay. Take 1 minute, just 1 minute, because you don't require more than this time. Okay. Yes, anyone got the answer? Okay, Priyaraj. ठीक है. So very good, very good. So that should be the answer.
है ना। क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। देन इफ यू नो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, है ना। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप्स आर 6.4 एंड 4.8। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, A1V1 इक्वल टू A2V2। रेशियो ऑफ मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होगा, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा। डन। सो 6.4 V1 will be minimum in that case, A2 is 4.8, then V2 will be maximum. We have to calculate V1 by V2. So 4.8 by 6.4, and if you're going to solve it, it will be something like this, है ना। This is 4.8 by 6.4, right? How you're getting 9 by 16? Okay, so this is 3 by 4. Okay, but it is coming 3 by 4 now. Priyaraj, how you got this? You people hacked my brain, you know. Yes, others, please. What answers you're getting? Yes. This is a very simple question, but I'm getting this. I don't know how. Okay, diameter is given. Area का value मैंने रख दिया है. No, Priyaraj, it's okay. I'm really not going to allow any bullshit into classroom tomorrow. पता है. Just get that set in your brain. Whatever you have done today to me, na, I'm not going to forgive you for that. Bullshit. This is diameter done. So 6.4 is the diameter. 3.2 का square आप करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये 4.8 is the diameter. So this is 2.4 का square करोगे आप, है ना. So accordingly you need to calculate. So that was the mistake actually. We need to take a square of these things. Done. So V1 by V2 will be equal to how much? 2.44 by 3.2 ka square. Done. So this is this, this is this, and this is this. 3 by 4 ka square, and that is 9 by 16. So correct answer will be what? B, 9 by 16. Okay. चलो, now we will jump to Bernoulli's thing. अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, सॉरी एक वीडियो है, जिसको आप देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, और जो जो चीजें लिखी जा रही है उसको भी नोटिस करो. ओके, वाटर कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है. ये वाला जो ट्यूब है वो सर्टेन हाइट पे है. कौन सी ट्यूब की बात कर रही हूँ मैं? ये सर्टेन हाइट पे है, और ये भी सर्टेन हाइट पे है अर्थ के सरफेस से. ठीक है, ये तुम्हारा बर्नौलिस इक्वेशन था जो भी आया, अभी उसको, उस पर ज्यादा अटेंशन नहीं देना. अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 लिया गया. ये ट्यूब अर्थ सरफेस से H1 हाइट पे है, ये H2 हाइट पे. अब ये बोला गया कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, और ये लाइक क्या क्या आया, P1 ग्रेटर देन P2, A1 ग्रेटर देन A2, और इसलिए V1 लेस देन V2. हमें इन तीन चीजों पे भी फोकस करना है. ठीक है, मैं प्रूफ करूंगी लेटर बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या है नॉल, लेकिन पहले इस वीडियो को देखते हैं और इसमें जो चीजें मिली उस पे बात करते हैं. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहली चीज P1 इज ग्रेटर देन P2. क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कितने हाइट नीचे है, H2 माइनस H1 हाइट नीचे है ना, इस पॉइंट से. तो और इसके ऊपर लिक्विड का लेयर है कुछ ऐसा. डन. तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लिक्विड के डेप्थ के नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है. सो यहाँ पे डेफिनेटली P1 जो है वो ज्यादा डेप्थ पे है,
डन। इसलिए इस पॉइंट का, सॉरी ये पॉइंट जो भी ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे प्रेशर बी पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ पे है। सो P1 इज ग्रेटर देन P2 अकॉर्डिंग टू रो GH फॉर्मूला वट एवर वी हैव स्टडीड बिफोर। A1 इज ग्रेटर देन A2, ये देख ज्योमेट्री से दिख रहा है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। A1 इज ग्रेटर देन A2 और सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2 V1 इज लेस देन V2। तो यहाँ पे V1 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे A1 V1 इक्वल टू क्या लिखोगे, A2 V2। सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2 तो दोनों को इक्वल होना है ना, तो V1 शुड बी लेस देन V2। डन। अब ये सारी चीजें हमने की क्यों, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मुझे इस लिक्विड को यहाँ से, ये लिक्विड जब ऊपर जा रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, जा रहा है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। डन। और कोई भी चीज जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, जैसे ग्रेविटी क्या चाहेगा, इस पानी को नीचे की तरफ खींचना, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो क्या होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। सो वट एवर वर्क वी विल डू विल अपीयर एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर थ्योरम में। अगर नहीं भी पढ़ा है तो देर इज वन थ्योरम जिसको हम कहते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे इस डायग्राम के साथ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P1, ठीक है, वो प्रेशर ऐसे कुछ इस तरफ से लग रहा है, ठीक है, और ये प्रेशर P1 क्या क्या कर रहा है, पानी को ऐसे धक्का देगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्रेशर P1 की वजह से जो फोर्स होगा वो वर्क करेगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर ऐसे लगेगा, और ये प्रेशर भी इस वाटर सेक्शन पे कुछ काम कर रहा है। डन। सो ओवरऑल प्रेशर फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, ये दो फोर्सेस हैं जो वर्क करेंगे, और दोनों का जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में दिखेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि हमारा थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलो, यानी कि जो बर्नौलिस प्रिंसिपल है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अभी भी जो मैं डिस्कशन कर रही थी वहां पे क्या बोल रही थी कि एनर्जी को कंजर्व करना है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को मैं किसके बराबर कर रही हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी आर डीलिंग विथ एनर्जी। ठीक है, धीरे धीरे और ये चीजें क्लियर होगी, चाप मतलब। सो जो भी हमने अभी अभी फ्लूइड को देखा, उस फ्लूइड को चलो हम आइडियल फ्लूइड मान लेते हैं। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, डन। रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में क्या अंतर है। सो आइडियल फ्लूइड जो होगा ना वो नॉन विस्कस होगा। जनरली फ्लूइड क्या होता है, विस्कस होते हैं। विस्कस मतलब जैसे सरफेस, सरफेस कोई भी सरफेस पे तुम चल रहे हो वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से जो टायर्स होते हैं, जो हमारा स्लीपर्स होता है, उसमें वेयर एंड टेयर्स होते हैं ना। उसी तरह से लिक्विड भी क्या है, एक सरफेस है। डन। सिंस उसके एटम्स के बीच का स्पेस सॉलिड की जैसा नहीं है, इसलिए हम उस पर चल नहीं सकते। लेकिन अगर लिक्विड के एक लेयर पे दूसरा लेयर चल रहा है तो उसको भी फ्रिक्शन फील होगा, और उस केस में हम बोलते हैं कि लिक्विड विस्कस है। डन। और फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन एनर्जी को डिसिपेट करता है, और जहां भी फ्रिक्शन होगा वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। डन। और हम लोग बर्नौलिस थ्योरम में बात कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, तो हम लोग फ्लूइड को क्या मानकर चलेंगे, नॉन विस्कस, नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एंड देन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल सो दैट वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसलिए हमने लिया है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होगा, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो नॉन विस्कस होता है और जो इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, आई होप। इनकम्प्रेसिबल का मतलब रो क्या रहेगा, कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, और नॉन विस्कस का मतलब नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होगा, दिस इज द मीनिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने लिया, एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग एक स्ट्रेच ऑफ लिक्विड पे फोकस करेंगे, जो कि ये लिक्विड दिख रहा है ना तुम्हें, ये लिक्विड है। इस लिक्विड को, इसी लिक्विड को यहां से ऊपर तक ले जाने में, यानी कि यहां तक पहुंचाने में जो वर्क कर रहे हैं उसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को किससे कंपेयर कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। तो चलो क्या क्या वर्क करेगा मैं यहाँ पे ही तुम लोगों को बताती हूँ। पहले इधर से ऐसे प्रेशर फोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर P1 मान लो। सो
और यहाँ पे प्रेशर ऐसे P2 लगेगा, ठीक है, डन। सो ओवरऑल अगर मैं इन 2 पॉइंट्स की बात करूं, 2 पॉइंट्स के बीच की बात करूं, तो ओवरऑल जो मेरा लिक्विड कॉलम है, ये जो लिक्विड कॉलम है जो कि यहाँ से चल के यहाँ तक गया, ओवरऑल हॉरिजॉन्टल, ओवरऑल प्रेशर फोर्स कैसे लगेगा, इधर लग रहा है P1A और इधर लग रहा है P2A, ठीक है, प्रेशर फोर्स। अब देखो अगेन, ए दोनों जगह सेम नहीं है, यहाँ पे A2 है और यहाँ पे A1 है, सो हमें केयरफुली करना होगा। अब चलो देखते हैं, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स को अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे तो क्या लिखूंगी, पहले P1 A1, दिस इज फोर्स, वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लो। अब सिंस हम लोग एक सेकेंड, एक काम करती हूँ सो दैट तुम लोग कंफ्यूज ना हो। देखो सबसे पहले ना एक चीज दिमाग में रख लो कि हम लोग कर क्या रहे हैं इस केस में, हमारे पास सॉरी हमारे पास क्या है, देखो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास ये फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, इसी को हमें कहाँ पे ले जाना है, टॉप पॉइंट पे, डन, उसी को हम टॉप पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सिंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसलिए कम ही लेंथ में ये वाला लिक्विड यहाँ पे समा जा रहा है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला लेंथ को क्या ले लो, D1, और इस लेंथ को क्या ले लो, D2, डन। सो यहाँ पे जो प्रेशर, अब तुम सोच रहे होगे शायद कि इधर के प्रेशर फोर्स की मैम क्यों नहीं बात कर रही, क्योंकि इधर के प्रेशर फोर्स की मैं इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि फाइनल पोजीशन ऑफ मेरा वाटर एलिमेंट इधर का है। सो बीच में जो भी प्रेशर फोर्स लग रहा है वो आपस में कैंसिल आउट करके उसको, उसका वर्क डन 0 है, ठीक है। सो बात हम करेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, डन। सो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, यहाँ पे P1 लगा और यहाँ पे P2। सो प्रेशर फोर्स 1 पॉइंट पे, A पॉइंट पे क्या है, अगर देखो तो P1 है, A1 है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, D1। सो वर्क डन कितना होगा, इतना, डन। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था। अब तुम देखो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर फोर्स, प्रेशर फोर्स इधर लगेगा P2A, डन, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, लिक्विड इधर से चल के इधर आया है ना, सो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। वर्क डन क्या लिखोगे, -P2A2D2। सो टोटल वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स को क्या लिखोगे, P1 A1 D1 माइनस P2A2D2। अब तुम ध्यान से देखो, A1 D1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, A2 D2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से हम लोग डील कर रहे हैं। सो दिस A1 D1 इज नथिंग बट द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वी आर डीलिंग विथ, एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वी आर डीलिंग विथ। टाइम हो चुका है बट लेट्स वेट, P1 डेल्टा V, ठीक है। सो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स सबका क्लियर हो गया, P1 डेल्टा V। अब देखो इस लिक्विड को H1 हाइट से कितने हाइट पे ले जाया गया है, सपोज H2 हाइट पे ले जाया गया, तो अब कौन वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, मास लोगे इसका, इसका मास कितना है, इसका मास है A1 D1 रो, ठीक है, दिस इज द मास, मास इनटू G, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा इस वाटर एलिमेंट पे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, वर्क डन नेगेटिव होगा, H2 माइनस H1, ठीक है। सो वर्क डन कितना, A1 D1 मीन्स डेल्टा V, so minus delta V rho, that is mass, into G, that is force, into displacement। नेगेटिव साइन क्यों हुआ, समझ में आ गया। सो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स हमें मिल गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी मिल गया। नाउ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे, सो फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ रो डेल्टा V, दिस इज मास, हाफ n V स्क्वायर, फाइनली वेलोसिटी इस पॉइंट पे V2 मान लो, सो V2 का स्क्वायर माइनस, मास तो सेम ही रह रहा है ना, हाफ रो डेल्टा V V1 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी। सो हमें क्या करना है, जो भी वर्क डन आया, यानी कि वर्क डन आया एक ये आया,
दूसरा ये आया, इन दोनों को आपस में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करना है और उसको इक्वेट करना है इससे, और जब हम उसको इससे इक्वेट करेंगे वी विल गेट एन इक्वेशन एंड दैट इज योर बर्नौलिस इक्वेशन. ओके, सो from there we will get Bernoulli's theorem. Next class में I will discuss that and we will also do question over it. Okay, so thank you everyone for staying 1 or 2 minutes longer. Sorry, it got late. Okay, so everyone take care of yourself, stay safe, stay healthy, keep enjoying and keep your mind fresh, keep your mind more healthy and your intentions well also. ठीक है, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.